121 निखिल की मुस्कुराहट, मीटिंग रूम में सबका हैरान होना। इस कहानी में जितने भी किरदार और घटनाएं होगी वह सब एक काल्पनिक की तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। अब तक आपने बढ़ा। ये सुनकर अन्वेषा उदास हो गई, लेकिन मैं हैंडसम अंकल को सच में बहुत मिस कर रही हूँ। उसने बहुत ही भोलेपन से और थोड़ा सेट फेस बनाकर निहारिका से कहा। निहारिका ने अन्वेषा को गोद में लेते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है। फिर उसके कान के पास जाकर कहने लगी, मेरे पास तुम्हारे हैंडसम अंकल का नंबर है, तुम चाहो तो फोन पर बात कर सकती हो। अन्वेषा ये सुनकर खुश हो गई, सच्ची? आपके पास हैंडसम अंकल का नंबर है? निहारिका ने अपनी पलकें झपका दी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह अन्वेषा को खुश देखकर, वरना अन्वेषा का सेट फेस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मनीष दादाजी और मीनाक्षी दादी जी दोनों ही उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन निहारिका ने अन्वेषा के कान में क्या कहा उन दोनों को ही सुनाई नहीं दिया। निहारिका ने फिर अन्वेषा के कान में कहा, लेकिन हम आपके हैंडसम अंकल से रात में बात करेंगे, ठीक है? अन्वेषा ने भी जल्दी से कहा, ठीक है। अब आगे। फिर निहारिका ने दादा दादी से पूछा, दादा दादी जी बाकी सब कहाँ है? मीनाक्षी दादी जी ने कहा, अक्षता और अक्षय वह दोनों पार्टी में गए हैं और पल्लवी बेटा वह अपने दोस्त से मिलने गई है। तभी निहारिका ने कहा, माँ कहाँ है? माँ यहाँ है। वर्षा माँ ने आते हुए निहारिका की बात सुन ली थी, इसलिए उन्होंने कहा। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें खाने के बहुत सारे सामान थे। आज का मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए वर्षा माँ किचन में कुछ बनाने के लिए चली गई थी ताकि वह सब मौसम का भी आनंद ले सके। उन्होंने बहुत कुछ बनाया था, जैसे कि समोसे, पकौड़े, चाट और बहुत सारे अन्य स्नैक्स। निहारिका उठी और वर्षा माँ के हाथ से ट्रे लेते हुए कहने लगी, माँ आप मुझे बुला लेती, मैं आपकी हेल्प कर देती। वर्षा माँ ने कुछ नहीं कहा और दोनों दादा दादी जी की तरफ चले गए। उन्होंने टेबल पर खाने की ट्रे रखी। ऐसे ही मौसम का लुत्फ उठाते हुए उन सब ने बहुत एंजॉय किया। शाम ढल चुकी थी, रात का समय हो गया था। मौसम बहुत ठंडा हो रहा था, इसलिए वह सब अंदर चले गए। अन्वेषा निहारिका के साथ निहारिका के बेडरूम में चली गई। निहारिका ने उसे बेड पर बिठाया और निखिल का नंबर डायल कर दिया। इधर सिंघानिया इंडस्ट्री में बहुत गंभीर माहौल था। वहां पर मीटिंग चल रही थी, जिसके सिलसिले में सभी वहां मौजूद थे, जैसे कि मार्केटिंग हेड, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, ऑपरेशंस हेड, लीगल एडवाइजर और एचआर हेड। निखिल मेन चेयर पर बैठे सबको देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे और वहां बैठे सभी निखिल का गुस्सा देख सकते थे। उन सभी को डर लग रहा था कि कहीं उनका बॉस उन्हें फायर न कर दे, और सबके माथे पर पसीने की लकीरें दिखाई दे रही थी। तभी निखिल ने गुस्से से गरजते हुए कहा, जो भी इस नुकसान के लिए जिम्मेदार है वह अभी इसी वक्त मेरे सामने आए, वरना मैं पता लगाऊंगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मार्केटिंग हेड सूर्यांश खड़ा होता हुआ कहने लगा, सर कुछ दिनों से मैं ऑफिस नहीं आया था, मेरी तबीयत खराब थी। वो सब डर डर कर कह रहा था। उसे निखिल से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जब से वह खड़ा हुआ था निखिल उसे घूरे जा रहा था। निखिल का गुस्सा अब और भी बढ़ गया था। उसने सूर्यांश से कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे ना आने से इतना बड़ा नुकसान हो गया है? राइट, तुम्हारी एक लापरवाही से इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? सूर्यांश ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए निखिल से कहा, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वह आगे कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी गलती थी। वहां बैठे सभी कर्मचारी सूर्यांश को लाचार नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब सूर्यांश को फायर कर दिया जाएगा। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए किसी की फोन की रिंग बजी। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह सोच रहे थे, ये किसका फोन है जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बज रहा है। फिर उन सब ने निखिल की तरफ देखा, जिसका गुस्सा और बढ़ गया था। अब तो वह सब और ज्यादा डरने लगे थे। उन सब को चौंकाते हुए निखिल ने अपना फोन उठाया, जो साइड में रखा हुआ था। यह देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि कभी भी उनके बॉस ने मीटिंग में अपना मोबाइल यूज नहीं किया था। उठाना तो दूर की बात है। निखिल ने देखा कि उसके फोन पर किसका फोन आ रहा है। उसका गुस्सा तुरंत ही शांत हो गया। बहुत पहले ही निखिल ने निहारिका का नंबर अपने मोबाइल में जान नाम से सेव कर लिया था। उसके होंठ ऊपर की तरफ मुड़ गए, वह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर जितने भी वहां पर सब मौजूद थे, उनकी आंखें तो बाहर आने को थीं। सभी हैरान थे कि उनके सख्त बॉस का यह नया रूप कैसे संभव है। मार्केटिंग हेड सूर्यांश अपने बॉस के बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने उनके बॉस का रवैया एक फोन कॉल आने से इतनी जल्दी बदलते हुए देखा और उनके बॉस की मुस्कुराते हुए देख, तो वह हैरान हो गया। उसने खुद से कहा, आखिर कौन है फोन पर जो बॉस इस तरह मुस्कुरा रहे हैं? निखिल ने सबको एक नजर देखा और सबने तुरंत ही अपनी नजरें हटा ली। उनमें से कोई भी यह नहीं चाहता था कि उनका बॉस उन्हें देखकर गुस्से में आ जाए और उन्हें सजा मिले। सबकी मौजूदगी में निखिल ने फोन उठाया और बहुत ही प्यार से हे लोग कहा। यह सुनकर तो सबके कान बजने लगे। मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग हैरान थे। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए थे।
उन्हें लगता था कि निखिल किसी से भी इतनी मीठी आवाज में बात नहीं कर सकता, लेकिन अब वह देख रहे थे कि उनका बॉस कितना बदल सकता है। यह देखकर उन्हें शौक लग रहा था, एक के बाद एक शौक। उनके लिए निखिल किसी डेविल से कम नहीं था। इधर निहारिका ने जब देखा कि उसका फोन उठ गया है और उधर से निखिल की आवाज सुनकर वह वहीं पर ही जम गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे निखिल उसके कान में ही हेलो बोल रहा है। अन्वेषा के हिलाने से निहारिका होश में आए और लड़खड़ाती आवाज में उसने कहा, हेलो। निहारिका की इतनी मीठी आवाज सुनकर निखिल ने बहुत ही प्यार से उससे पूछा, तुम्हें कुछ काम था? निखिल की आवाज में एक अलग ही गर्मजोशी थी। निहारिका ने बहुत ही आराम से कहा, हाँ। फिर उसने अन्वेषा की तरफ देखा, जो उसकी तरफ बड़ी बेताबी से देख रही थी। निहारिका ने निखिल से फोन पर कहा, वह अन्वेषा तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, सुबह उसने मुझसे कहा भी था कि मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूं, मैं बताना भूल गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह निखिल से कैसे बात करे। 122 कॉलेज फोरम पर निहारिका के बारे में बातें होना। अब आगे निखिल भी उसकी हिचकिचाहट महसूस कर सकता था, पर जब तक निहारिका बोल रही थी, उसने एक शब्द नहीं कहा। वह सिर्फ निहारिका को सुन रहा था, उसकी आवाज को महसूस कर रहा था, और अन्वेषा के बारे में सुनकर उसका दिल और भी प्यार से भर गया। तभी निहारिका के हाथ से अन्वेषा ने फोन छीन लिया और अपने कान में लगाने के बाद शिकायत करते हुए निखिल से कहने लगी, हैंडसम अंकल, आप बहुत बुरे हो। आपने मुझसे कहा था आप मुझसे मिलने आओगे, पर आप मुझसे मिलने नहीं आए। मैं आपसे अब बात ही नहीं करूंगी। अन्वेषा की आवाज सुनकर निखिल के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है। मेरी प्रिंसेस मुझसे नाराज हो गई है तो उसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए? कुछ सोचते हुए निखिल ने कहा, कैसा रहेगा नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलने आऊंगा तब हम घूमने चलेंगे। आप मुझसे नाराज नहीं हो मेरी प्रिंसेस? अन्वेषा की आंखें चमक उठी। उसने कहा, वादा। निखिल ने कहा, वादा। अन्वेषा खुश हो गई, वह अपनी नाराजगी तुरंत भूल गई। उसने खिलखिलाते हुए निखिल से कहा, हैंडसम अंकल, अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। निहारिका, जो अन्वेषा के बगल में बैठी थी, वह दोनों की बात सुन सकती थी क्योंकि अन्वेषा ने फोन को स्पीकर पर रख दिया था। इस वजह से दोनों की बात निहारिका आसानी से सुन सकती थी। निहारिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने देखा कि अन्वेषा कितनी खुश हो गई थी और निखिल की आवाज में कितना प्यार था। कुछ देर निखिल ने अन्वेषा से बातें की, फिर निखिल ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद जब उसने अपनी नजर उठाकर मीटिंग रूम में देखा तो सब हैरानी के भाव लिए निखिल को ही देख रहे थे, जैसे कि उन्होंने 8वां अजूबा देख लिया हो। निखिल ने अपनी कड़क आवाज में मार्केटिंग हेड सूर्यांश से कहा, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए और जो भी नुकसान हुआ है उसे जल्द से जल्द सुधारो। मुझे उसकी फाइल बनाकर दो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। उद्धरण चिन्ह। सूर्यांश के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। उन्होंने सर झुकाकर कहा, जी जी सर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। निखिल ने सूर्यांश को कुछ नहीं कहा और मीटिंग रूम से चला गया। असिस्टेंट इवान भी निखिल के साथ चला गया। अब मीटिंग ओवर हो गई थी। सहगल हाउस में फोन रखने के बाद अन्वेषा बहुत खुश थी, लेकिन निहारिका थोड़ी उदास थी। वह निखिल की आवाज सुनना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, पर अफसोस वह बात ही नहीं कर पाई। लेकिन जब उसने अन्वेषा को इतना खुश देखा तो उसने अपना मूड ठीक कर लिया। अन्वेषा निहारिका के गले लग गई और कहने लगी, एंजल, आपने सुना? हैंडसम अंकल ने कहा है कि वह मुझे नेक्स्ट टाइम घूमने ले जाएंगे। निहारिका ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा, हाँ मेरी गुड़िया, मैंने सुना। चलो डिनर करने चलते हैं। टाइम हो गया है। ये कहकर वह दोनों डिनर के लिए नीचे चले गए। निखिल ऑफिस से घर आ गया था। वह फ्रेश होने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठा था। वहां पर सब मौजूद थे। भले ही सब कितना भी बिजी रहते थे, लेकिन लंच और डिनर सब साथ में करते थे, वरना काम के सिलसिले में किसी को भी आपस में बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था। निखिल तो हद से ज्यादा बिजी रहता था। कभी कभार तो वह बाहर भी चला जाता था, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री। सबने अपना अपना डिनर किया और रूम में सोने चले गए। नेक्स्ट डे एसएन कॉलेज में निहारिका बहुत फेमस हो गई थी। कॉलेज के फोरम पर भी निहारिका के बारे में बातें होती रहती थी, जहां सभी स्टूडेंट निहारिका के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते थे, जैसे कि वह बदतमीज है, बिगड़ली है, घमंडी है। लेकिन अब सब बदल गया था। जब से निहारिका ने कंपटीशन जीता था और कंपटीशन में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तब से कॉलेज का हर एक लड़का निहारिका को देखने लगा था। पहले भी वह खूबसूरत थी, लेकिन अब उसकी खूबसूरती और निखर कर आ रही थी। गौरव की क्लास में अंशुल, जो फोरम पर हो रही बातचीत को पढ़ रहा था, उसने उन दिनों की तरफ देखते हुए कहा, अरे यार, निहारिका तो एक ही दिन में काफी फेमस हो गई है। देखो इसमें एक लड़के ने क्या कमेंट लिखा है। 1. निहारिका तो असली स्टार है। 2. निहारिका को देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है। 3. क्या निहारिका को मेरे लिए एक डेट पर ले जाने के लिए कह सकते हो?
ऐसी बहुत सारे कमेंट थे। अंशुल के दोस्तों ने भी फोरम पर देखा और वे सभी निहारिका की तारीफ कर रहे थे। लेकिन गौरव को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई कीमती चीज उससे बहुत दूर हो रही है, इतनी दूर कि अब वह उसे पकड़ नहीं सकता, उसे छू नहीं सकता, उसे पा नहीं सकता। उसकी यह फीलिंग उसे अंदर तक डरा रही थी। तन्मय ने उन सबको देखकर कहा, निहारिका में पहले वाला घमंड नहीं है। फिर उसने गौरव देखते हुए आगे कहा, वह अब गौरव के पीछे भी नहीं भागती। ये सुनकर तो वह चारों शांत हो गए। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कहा है वह सच कहा है। गौरव ने उसे घूर कर देखा पर कुछ कहा नहीं। तन्मय ने अपने कंधे उचकाते हुए गौरव से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम निहारिका को पसंद करने लगे हो? ये सवाल सुनकर अंशुल, नीरज और गौरव तन्मय को देखने लगे। गौरव, जो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान था, तन्मय की ऐसी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वह अपनी सीट से खड़ा होता हुआ गुस्से से कहने लगा, यह क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वह क्लासरूम से बाहर चला गया। तन्मय ने फिर दोनों को देखते हुए कहा, इससे क्या हुआ? शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया है। तभी नीरज ने कहा, हाँ, तुमने सवाल ही गलत पूछा था। तुम्हें लगता है गौरव निहारिका को पसंद करेगा? यह तो कभी नहीं हो सकता। तुमने देखा नहीं कैसे गौरव उसे हमेशा इग्नोर करता था। उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी क्लासरूम में माया ने मोनिका से कहा, तुमने देखा कॉलेज की फोरम पर निहारिका के बारे में क्या लिखा है? मोनिका ने माया के हाथ से मोबाइल ले लिया और कमेंट पढ़ने लगी। वह जितने कमेंट पढ़ रही थी, सब के सब निहारिका के बारे में थे और सारी अच्छी ही बातें लिखी हुई थी। उसने मोबाइल को गुस्से से पकड़ लिया, जैसे कि वह मोबाइल न होकर निहारिका हो। माया ने भड़कते हुए मोनिका से कहा, मोनिका, तुम्हें कुछ करना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। मोनिका ने माया की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, जब भी कुछ प्लान करती हूँ, वह बच जाती है। मुझे समझ में नहीं आता उसकी किस्मत इतनी अच्छी है या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं जब भी कोई प्लान बनाती हूँ, वह फ्लॉप हो जाता है। माया ने सिर भड़कते हुए मोनिका से हुए कहा, तुम्हें एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे निहारिका उससे बचा ना सके। माया के दिल में निहारिका से बदला लेने की एक चाहत थी। यह इसलिए क्योंकि बहुत पहले कैंटीन में जब निहारिका दिया और दीपिका के साथ लंच कर रही थी, माया भी उनके पास आ गई थी क्योंकि वह उन लोगों से दोस्ती करना चाहती थी। दिया और दीपिका ने तो जानबूझकर माया को अपने साथ बिठा लिया था, पर निहारिका ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वह बहुत ही ज्यादा उस समय जिद्दी थी। माया ने निहारिका से बात करने की कोशिश की थी। इसी चक्कर में जब निहारिका ने माया का हाथ अपने हाथ से हटाया तो टेबल पर रखी कॉफी माया के ऊपर गिर गई, जिस वजह से उसका आधा हाथ जल गया था। दिया और दीपिका ने उस समय फायदा भी उठाया था। माया के सामने निहारिका से कहा था, निहारिका, माया से माफी मांगो। पर निहारिका ने कोई माफी नहीं मांगी थी। उसने गुस्से में कहा था, मैं क्यों उससे माफी मांगू? वह मेरे से बात करने आई थी, मैं नहीं। और यह कहकर वह गुस्से में वहां से चली गई थी। तब से ही माया निहारिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उससे बदला लेना चाहती थी। ये काम भी दिया और दीपिका ने किया था। उन दोनों ने माया के कान में निहारिका के खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जिस वजह से माया निहारिका से नफरत करने लगी थी। 123 डिनर, तुम्हें कैसे पता मुझे ये सब पसंद है? अब आगे। रात के वक्त निहारिका कॉलेज से सीधे सिंघानिया इंडस्ट्री चली गई थी। आज निशा उसके साथ नहीं आई थी। सिंघानिया इंडस्ट्री के बाहर निहारिका अपनी कार नहीं लाई थी, इसलिए वह टैक्सी का वेट कर रही थी ताकि वह घर जा सके। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसने जब ऊपर देखा तो वह निखिल की कार थी। निखिल ने निहारिका को अंदर बैठने के लिए कहा। निहारिका पीछे पैसेंजर सीट पर बैठने वाली थी। निखिल ने निहारिका से कहा, आगे बैठो। यह सुनकर निहारिका उसे देखने लगी और जाकर कार के अंदर बैठ गई। निखिल की कार में बैठते ही निहारिका ने महसूस किया कि आज निखिल के साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था, जो आमतौर पर उसके साथ रहते थे। निखिल ने कार स्टॉप की और वहां से चला गया। निखिल खुद ड्राइव कर रहा था। उसके साथ आज कोई बॉडीगार्ड नहीं था क्योंकि वह निहारिका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, जिस वजह से उसने बॉडीगार्ड को अपने पीछे आने से मना कर दिया था। लेकिन बॉडीगार्ड निखिल के पीछे थे। वह निखिल से थोड़ी दूर निखिल की कार को फॉलो कर रहे थे। कार में पूरी तरह सन्नाटा था। उसे तोड़ते हुए निहारिका ने निखिल से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि यह रास्ता उसके घर की तरफ नहीं जाता है। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें डिनर पर ले जा रहा हूँ। निहारिका ने आश्चर्य से पूछा, डिनर पर? मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा। मैंने घर पर भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। निखिल ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, मैंने अक्षय से इस बारे में बात कर ली है। मैंने अक्षय से कह दिया है तुम थोड़ा लेट घर आओगी। ये कहकर वह अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। निखिल ने एक होटल के पास अपनी कार रोकी, द ओबरॉय मुंबई। ये होटल दुनिया का फेमस होटल था। निखिल ने अपनी कार से बाहर निकलते ही निहारिका की तरफ जाकर उसकी कार का दरवाजा खोल दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर निहारिका को बाहर निकालने में मदद की।
निहारिका ने भी उसका हाथ थाम लिया और बाहर निकल गई। दोनों द ओबरॉय मुंबई होटल के अंदर चले गए, जहां उन्हें मैनेजर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मैनेजर ने निखिल को पहचानते ही अपना सबसे अच्छा मुस्कुराहट दिखाया और उन्हें ग्रीट किया। हेलो सर, हेलो मैम, आपका स्वागत है द ओबरॉय मुंबई में। क्योंकि मैनेजर को खबर मिल गई थी निखिल सिंघानिया यहाँ आने वाला है, इसलिए वह दौड़े दौड़े रिसेप्शन के पास खड़े होकर कब से निखिल के आने का वेट कर रहे थे। निखिल ने बस अपना सर हिला दिया, जबकि निहारिका ने मैनेजर को थैंक यू कहा। मैनेजर ने उन्हें एक प्राइवेट रूम की ओर ले जाने के लिए कहा, जो निखिल ने पहले से बुक कराया था। प्राइवेट रूम में निखिल ने निहारिका के लिए चेयर खींची और निहारिका को बैठने के लिए कहा। निहारिका उसमें बैठ गई और निखिल दूसरी चेयर पर जाकर बैठ गया। चेयर पर बैठने के बाद निखिल ने मेनू उठाया और उसमें ऑर्डर टिक करने लगा। फिर उसने वह मेनू वेटर को दे दिया। वेटर वह मेनू लेकर उसे प्राइवेट रूम से चला गया। वेटर की जाने के बाद निहारिका ने निखिल से कहा, आज कोई खास बात है जो तुम मुझे डिनर पर लेकर आए हो? निखिल ने बहुत प्यार से निहारिका से कहा, सोच रहा था कोई अपने प्यार का इजहार कर देगा, इसी बहाने डिनर भी हो जाएगा। निहारिका उसका इशारा समझ रही थी, फिर भी उसने अनजान बनते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो डिनर खाने को मिलेगा। ये कहने के बाद वह मुस्कुराने लगी। मैनेजर अंदर आ गया, उनके साथ बहुत सारे वेटर थे जिनके हाथों में अलग अलग वैरायटी डिशेज थी। उन्होंने टेबल पर खाना लगा दिया। निहारिका खाने को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वह जितनी भी डिशेज थी, सबकी सब निहारिका की फेवरेट थी। जैसे कि बैंगन का भरता, मलाई कोफ्ता, राजमा चावल, चिकन टिक्का मसाला, लैम्ब चॉप्स और डेजर्ट में रसमलाई, गुलाब जामुन और साथ में लस्सी, जलजीरा और आम पन्ना। इन डिशेज के अलावा निखिल ने निहारिका के लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर भी था। मैनेजर और वेटर वहां से चले गए थे। उसने निखिल की तरफ देखा और उससे कहा, तुम्हें कैसे पता मुझे ये सब पसंद है? निखिल ने कहा, जिसको मैं पसंद करता हूँ, अगर उसके बारे में मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? जिससे प्यार है, उसकी हर एक पसंद, हर एक चीज मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, इनफैक्ट जो तुम खुद के बारे में भी नहीं जानती, मुझे वह भी पता है। निखिल ने बहुत ही प्यार से निहारिका से कहा। निहारिका उसकी यह बात सुनकर इमोशनल हो गई। वह काफी टच फील कर रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। वह बस निखिल को देखती रही। उसने अपनी आंखों की नमी छुपा ली थी। निखिल उसकी आंखों की नमी कैसे नहीं देखता, इसलिए उसने जल्दी से कहा, चलो डिनर करते हैं, ताकि निहारिका का ध्यान डिनर पर चला जाए। और हुआ भी वैसा ही। निहारिका उसके बात सुनकर डिनर करने लगी, लेकिन निहारिका के बाल जो खुले हुए थे, वे बार बार आगे आ रहे थे, जिस वजह से निहारिका को खाने में प्रॉब्लम हो रही थी। निखिल ने जब देखा, वह अपनी जगह से उठा और निहारिका के पीछे जाकर उसके बालों को अपने हाथों में भर लिया। निहारिका जो खाना खा रही थी, उसने ये देखा तो वह एकदम सीधा बैठ गई। उसने निखिल की तरफ देखा। निखिल ने कहा, मैं तुम्हारे बाल बांध देता हूँ। ये कहकर उसने निहारिका के बालों को हाथों में समेट लिया। जैसे ही निखिल ने ऐसा किया, निहारिका की गोरी पीठ ठीक निकाल के सामने थी। यह देखकर निखिल को उसे छूने का मन हुआ और उसने उसे छू लिया। च 124 एक्सीडेंट, आई लव यू निखिल, प्लीज वेक अप। अब आगे। निखिल के हाथ अपने पीठ पर महसूस करते ही निहारिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बॉडी में एक अलग तरीके की लहर दौड़ गई। निखिल झुका और उसने निहारिका की पीठ पर एक किस कर दी। ये होते ही निहारिका के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। निहारिका की पीठ इतनी अट्रैक्टिव थी कि निखिल खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। वह मदहोश हो गया था। वह धीरे धीरे उसकी पीठ पर किस करते हुए उसकी गर्दन तक आया और वहां पर किस करने लगा। निहारिका के बाल अभी भी निखिल के हाथों में थे। निखिल के छूने से निहारिका ने अपनी पकड़ टेबल पर मजबूत कर दी थी। निखिल इससे आगे बढ़ता, तभी निहारिका के हाथ से टेबल पर रखा हुआ चम्मच नीचे गिर गया, जिस वजह से वे दोनों अपने होश में आए। निखिल ने एक नजर निहारिका को देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। फिर वह खड़ा हुआ और उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसने निहारिका के बालों में बांध दिया और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। निहारिका उसे देखने में शर्मा रही थी, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान खाने में लगा दिया। निखिल उसे देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जब भी वह उसे नजदीक जाता था, निहारिका हद से ज्यादा शर्मा जाती थी। इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और अपने खाने में फोकस करने लगा। खाना खाने के बाद वह दोनों द ओबरॉय मुंबई होटल से बाहर चले गए। बाहर बहुत सुहानी हवा चल रही थी, जिस वजह से निहारिका को ठंड लगने लगी। उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लिए। निखिल ने जब देखा निहारिका को ठंड लग रही है, उसने अपना कोट निकाला और निहारिका के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बहुत ही प्यार से निहारिका को कोट पहना दिया। जब निहारिका को एहसास हुआ, उसने निखिल की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसे निखिल का इस तरह केयर करना बहुत पसंद था। उसकी छोटी छोटी बातें निहारिका को दिल को छू लेती थी। निहारिका ने कोट अच्छे से पहन लिया। निखिल ने उसका हाथ थामा और आगे बढ़ गया।
निहारिका तो बस अपने हाथों को देख रही थी जो निखिल के हाथ में थे। निखिल निहारिका से काफी लंबा था। निहारिका निखिल के चेस्ट तक आती थी, जिस वजह से निहारिका के हाथ निखिल के हाथ में ऐसे लग रहे थे जैसे निखिल ने किसी बच्चे का हाथ थाम रखा हो। पर यह मोमेंट बहुत प्यार था। निहारिका के लिए यह एहसास एक सुकून भरा था, यह एहसास कि उसकी जिंदगी में ऐसा एक शख्स है जो उसको हमेशा महफूज रखेगा, वह उसे कभी कोई चोट नहीं आने देगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वह उससे प्यार करता है इतना जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। निखिल आगे आगे चल रहा था और निहारिका उसके पीछे उसके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। वह अपने ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह लोग कब कार तक पहुंच गए और निखिल उसे इस तरह खोए हुए बड़े प्यार से देख रहा था क्योंकि वह बहुत ही मासूम लग रही थी और ठंडी हवा चलने की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे। निहारिका को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपनी नजर उठाकर ऊपर देखा। इस तरह निखिल को देखकर उसका दिल प्यार से भर गया। निखिल ने उसे कुछ नहीं कहा और आगे की सीट का दरवाजा खोल दिया। निहारिका उसमें बैठ गई। निखिल ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। वो दोनों दूसरे रास्ते से जा रहे थे। वह रास्ता एकदम सुनसान था, पर हवाओं की वजह से वह रास्ता और भी खूबसूरत लग रहा था। निखिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कहोगी? निहारिका ने कहा, मुझे क्या कहना है, जबकि वह सब समझ गई थी। निखिल क्या चाहता था। निखिल ने उसकी बात सुनी तो उसने उसे कुछ नहीं कहा और ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। निहारिका भी बाहर देखने लगी, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक से निखिल की कार के आगे एक ट्रक आ गया। निहारिका ने सामने देखा और निखिल की तरफ देखकर चिल्लाए, निखिल। निखिल जो निहारिका को देख रहा था, जब उसने सामने देखा तो उसने तुरंत अपनी कार का डायरेक्शन दूसरी तरफ मोड़ दिया और उसकी कार एक जोरदार टक्कर से बची और वह पेड़ से जाकर टकरा गई। निखिल ने अपना हाथ निहारिका के आगे कर दिया था, जिस वजह से निहारिका का सर आगे लगाते हुए बच्चा, पर निखिल के सर में गहरी चोट आ गई थी। निहारिका को जब थोड़ा होश आया उसने निखिल की तरफ देखा, जिसके माथे से खून निकल रहा था। वह घबरा गई और घबराहट के मारे उसने फटाफट अपनी सीट बेल्ट खोली और निखिल का चेहरा पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, निखिल, निखिल तुम ठीक हो? निखिल उठो। उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू भर गए थे। वह निखिल को खोना नहीं चाहती थी। निखिल की ऐसी हालत देखकर वह तड़प गई थी। निहारिका अभी भी उसके गले लगी हुई थी और रो रही थी। वह तब रोई थी जब उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। उसके बाद से वह रोई नहीं थी और आज वह निखिल के लिए रो रही थी। वह निखिल को खोने के ख्याल से डर गई थी। निखिल, आंखें खोलो। उसने रोते रोते निखिल से कहा, निखिल, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। आई लव यू निखिल, आई रियली रियली लव यू। निखिल प्लीज वेक अप, उठो। वह बहुत डर गई थी। उसके दिल में बेचैनी उठ रही थी, इतनी बेचैनी कि उसका दिल फटने की कगार पर था, जो उसकी आंसू बहाकर बाहर निकल रहा था। इतना विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब मोहित ने उसे धोखा दे दिया था और उसे जिंदा चला दिया था, हाँ बस वह उस वक्त सिर्फ मोहित को देख रही थी जिसने उसका भरोसा तोड़ दिया था और उसे एक भयानक मौत दी थी। लेकिन वह निखिल के साथ जीना चाहती थी, उससे बहुत प्यार करती थी, इतना कि बस वह चाहती थी कि वह अपने प्यार का इजहार कर दे, पर वह डरती थी। लेकिन आज उसका वह डर खत्म हो गया और उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। निखिल, जो बेहोश होने का नाटक कर रहा था, वह देखना चाहता था कि निहारिका आगे क्या करेगी। पर उसको अब रिग्रेट हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। निहारिका अब उसके लिए रो रही थी और वह निहारिका की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। निखिल से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फिरते हुए उसे शांत करते हुए उसके कान में बहुत आहिस्ता से कहा, जान, मैं ठीक हूँ, शांत हो जाओ। 125 फाइनली दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब आगे। ये सुनकर निहारिका जो रो रही थी, वह उससे अलग हुई और उसे ठीक ठाक देखकर उसके दिल को तसल्ली मिली। उसने अपने कांपते हाथों से निखिल का चेहरा छुआ। वह उसे बहुत आराम से टच कर रही थी, जैसे कि वह उसे जोर से टच करेगी तो निखिल को दर्द होगा। निहारिका की ऐसी हालत देखकर निखिल को सच में पछतावा हो रहा था। उसने निहारिका के मुंह से प्यार का इजहार सुनने के लिए ये सब किया था, लेकिन वह निहारिका को ऐसे नहीं देख पा रहा था। वह तुरंत निहारिका की तरफ झुका और उसने अपने होंठ निहारिका के होठों से जोड़ दिए। वह उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगा। उसे एहसास कर रहा था कि वह ठीक है। निहारिका ने उस एहसास में अपनी आंखें बंद कर ली। वह धीरे धीरे शांत होने लगी। निखिल ने निहारिका को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया था। जब उसने देखा निहारिका शांत हो गई है, वह उससे अलग हुआ और निहारिका से कहा, जान, तुम ठीक हो? निहारिका ने अपना सर हिला दिया। उसके मुंह से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसकी नीली आंखें रोते रोते लाल हो गई थी और साथ ही साथ उसका चेहरा भी लाल हो गया था। निहारिका ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, हम जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें बहुत चोट लगी है। उसने यह बात निखिल के माथे पर हाथ रखते हुए कही, जहां से खून निकल रहा था। निखिल ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, मैं ठीक हूं, ये छोटी सी चोट है जो जल्दी ठीक हो जाएगी।
पर निहारिका ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने कहा, तुम्हें ये छोटी सी चोट लग रही है। उसको गुस्सा आ रहा था। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। उसने निखिल की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, क्योंकि वह डरी हुई थी और निखिल उसे हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा था, जबकि उसके माथे से खून निकल रहा था। निखिल ने भी अब उसे कुछ नहीं कहा। निहारिका ने उसकी गोद से उठना चाहा, पर निखिल ने उसे उठने नहीं दिया। उसने कार स्टार्ट करी और वहां से निकल गया। क्योंकि कार को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन निखिल के माथे पर गहरी चोट आ गई थी। निहारिका अभी भी निखिल की गोद में बैठ हुई थी और निखिल ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में वे हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने निखिल का ट्रीटमेंट कर दिया था। निहारिका भी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग एरिया में निहारिका ने निखिल का हाथ कसकर पकड़ हुआ था, जैसे कि वह उसे छोड़ देगी तो वह वहां से गायब हो जाएगा। निखिल जानता था निहारिका अभी भी डरी हुई है, इसलिए उसने उसका ध्यान भटकते हुए निहारिका से कहा, जब मैं बेहोश था तुम कुछ कह रही थी। तुम दोबारा वह सब फिर से कह सकती हो। यह सुनकर निहारिका को याद आया कि वह इतना डर गई थी निखिल के खोने के ख्याल से कि उसने निखिल को आई लव यू कह दिया था। ये याद आते ही निहारिका का पूरा चेहरा लाल हो गया। वह शर्माने लगी थी। निखिल ने जब ये देखा तो उसे राहत मिली। वह अपनी प्यार भरी निगाहों से निहारिका को देखने लगा। निहारिका निखिल के नजदीक आए और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ निखिल। मैं अपनी फीलिंग से लड़ रही थी, पर आज जब मुझे एहसास हुआ मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, उसी पल मैंने डिसाइड कर लिया था। फिर थोड़ा निखिल के नजदीक आए और निखिल से कहने लगी, निखिल क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगे? क्या तुम बुढ़ापे तक मेरा साथ दोगे? क्या तुम इस जिद्दी और अकड़ू और बात बात पर रूठने वाली लड़की के नखरे उठा पाओगे? निखिल क्या तुम मेरे साथ जिंदगी के हर एक सफर में मेरे साथ चल पाओगे? ये कहते हुए उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। निखिल ने निहारिका का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, निहारिका मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और अनमोल चीज हो। वह थोड़ा रुका और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर एक सफर में चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वे नखरे मेरी मोहब्बत के होंगे। ये कहते हुए निखिल ने अपने होंठ निहारिका के माथे पर रख दिए। उस स्पर्श से निहारिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज निहारिका और निखिल ने अपनी फीलिंग एक दूसरे को बता दी थी। कुछ देर के बाद निहारिका ने कहा, निखिल। निखिल ने बस एक शब्द कहा, हम। निहारिका ने धीरे से कहा, काफी रात हो गई है, अब हमें घर घर चलना चाहिए। निखिल ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मुझे तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। ये कहते हुए उसने अपना सिर निहारिका के कंधे पर रख दिया। निहारिका निखिल की बच्चों जैसी जिद देखकर मुस्कुराई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इतना कठोर निखिल सिंघानिया उसके साथ बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, लेकिन निखिल की यह साइड सिर्फ निहारिका के लिए थी। निहारिका ने धीरे से निखिल से कहा, निखिल रात बहुत हो गई है और बाहर बहुत ठंड है, हमें घर चलना चाहिए। निखिल ने निहारिका की बात सुनकर थोड़ा दूर हुआ और उसका हाथ पकड़कर कार में बैठा दिया। फिर वे दोनों वहां से चल दिए। जब सहगल हाउस के सामने कार रोकी तो निहारिका सीट बेल्ट खोलकर बाहर उतरने लगी, लेकिन निखिल ने उसे रोक दिया। निहारिका ने उसकी तरफ देखा। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसे ही चली जाओगी? निहारिका ने आश्चर्य से निखिल की ओर देखा, जैसे कि पूछ रही हो कि अब क्या करना है। निखिल उसका इस तरह कंफ्यूज चेहरा देखा तो वह आगे झुक और उसने निहारिका को एक लाइट किस करके तुरंत पीछे हट गया। उसने इतनी जल्दी यह सब किया निहारिका कुछ समझ नहीं पाई, पर जब उसे समझ में आया वह शौक से निखिल को देखने लगी। इस वक्त निहारिका ऐसी लग रही थी जैसे कि उसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, एकदम मासूम। वह शॉक्ड बाहर निकली जब निखिल ने उससे कहा, जान 126 माया की जलन। निहारिका छुपी निखिल के डेस्क के नीचे। अब आगे। ये सुनकर निहारिका होश में आए। उसने एक नजर निखिल को देखा और कार का दरवाजा खोल दिया। वह बाहर निकली और उसने निखिल से कहा, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वह सहगल हाउस की तरफ बढ़ गई। जब भी निखिल उसके साथ इस तरीके की हरकत करता था, वह खुद को शर्माने से रोक नहीं पाती थी। वह तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। निखिल ने उसे इतनी जल्दबाजी में जाते हुए देखा और उसने खुद से कहा, मेरी मासूम सी जंगली बिल्ली। फिर वह भी वहां से चला गया। सुबह जब निहारिका की आंखें खुली तो वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। वह उठकर बैठ गई और कल निखिल के साथ बिताए गए पलों को याद करने लगी। उन पलों को याद करके निहारिका के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वह बहुत खुश थी, उसे बहुत ज्यादा शर्माने लगी। उसने अपना ब्लैंकेट लेकर अपना चेहरा छुपा लिया। तभी दरवाजे पर एक नौकर ने आकर निहारिका से कहा, मैम आपको नीचे नाश्ते के लिए बुला रहा हूँ। निहारिका ने कहा, ओके, मैं आता हूँ, और तुरंत उठकर बाथरूम में चली गई। नौकर भी वहां से चली गई। नहाने के बाद निहारिका को याद आया कि आज रामचंद्र जी दादाजी का जन्मदिन है।
वह निखिल के चक्कर में सब भूल गई थी। आज शाम वह रामचंद्र जी के घर जाने वाली थी और उससे पहले वह शॉपिंग के लिए जाएगी। वह फटाफट तैयार हुई और नीचे चली गई। आज वह कॉलेज नहीं जाने वाली थी। आरव ने निहारिका से कहा, निक्कू, मैं तुम्हें सिंघानिया इंडस्ट्री छोड़ देता हूँ, उसके बाद में ऑफिस चला जाऊंगा। निहारिका ने कहा, ओके भाई। और सबने अपना अपना नाश्ता किया और चले गए। आरव ने निहारिका को सिंघानिया इंडस्ट्री छोड़ दिया और वहां से चला गया। निहारिका आज व्हाइट जीन्स और ब्लैक शर्ट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब भी वह सिंघानिया इंडस्ट्री आती थी, सारे लड़के उसे देखकर मोहित हो जाते थे। वह थी ही इतनी कमल की। निहारिका को सिंघानिया इंडस्ट्री में काम करते हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वह पहले से हर एम्प्लॉइज के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना चुकी थी। निहारिका एम्प्लॉइज से प्यार और सम्मान से बात करती थी, जिस वजह से सभी एम्प्लॉइज निहारिका को पसंद करते थे और उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। वह एक प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करती थी और उसकी स्किल्स इतनी अच्छी थी कि कभी कभी एम्प्लॉइज को लगता था कि वह उनसे झूठ बोल रही है। लेकिन असल में निहारिका का टैलेंट ही ऐसा था कि उन्हें हैरान करने के लिए काफी था। आज काव्या चौधरी ऑफिस नहीं आई थी, और जब काव्या नहीं आई तो मोनिका भी नहीं आई थी। लेकिन माया ऑफिस आई थी और उसने देखा कि सभी एम्प्लॉय निहारिका को बहुत पसंद करते हैं। माया ने सोचा कि निहारिका पहले ऐसी नहीं थी, पता नहीं क्या बदलाव आया है इन कुछ महीनों में। तभी एक एम्प्लॉय आई और माया के सामने ढेर सारी फाइलें रख दी। वह बोली, इन फाइलों को आज ही अच्छे से पढ़ना है और बताना है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सारी फाइल चेक करने के बाद मिस्टर जतिन के पास सबमिट कर देना। माया को इतनी सारी फाइलें देखकर गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने फाइलों को चेक करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद निहारिका एक फाइल लेकर निखिल के ऑफिस की तरफ चली गई। उसके पास निखिल के ऑफिस में जाने की परमिशन थी और वही एकमात्र व्यक्ति थी जो ऐसा कर सकती थी। उसे निखिल के प्राइवेट लिफ्ट का पासपोर्ट भी पता था, जिसे निशा ने ही बताया था। जब उसने केबिन का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आवाज ना आने की वजह से वह अंदर चली गई। उसने देखा केबिन पूरा खाली है। वह इधर उधर देखने लगी। तभी उसे बाहर से असिस्टेंट इवान की आवाज आने लगी और साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज आ रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे निखिल के केबिन में देखे, इसलिए उसने छुपाने के लिए इधर उधर देखा और जाकर निखिल की डेस्क नीचे छुप गई। तभी असिस्टेंट इवान अंदर आया और साथ में बाकी लोग भी। इवान ने उनसे कहा, आप यहाँ वेट कीजिए सर, बस आते ही होंगे। निखिल भी तब तक आ गया था और सभी ने उसे ग्रीट किया, हेलो मिस्टर सिंघानिया। निखिल ने भी उन्हें ग्रीट किया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। निहारिका, जो निखिल की कुर्सी के ठीक नीचे बैठी थी, निखिल को बैठते देखकर थोड़ा और अंदर खिसककर बैठ गई और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन निखिल ने उसे देख लिया था, पर अनजान बनता रहा, जैसे कि उसने निहारिका को देखा ही न हो। असिस्टेंट इवान डेस्क से थोड़ी दूर पर खड़ा था और इवान के साथ आए लोग भी वहीं खड़े थे। तभी निखिल के पास रखी फाइल नीचे गिर गई। जैसे ही फाइल गिरी, निहारिका ने फाइल को देखा और फिर निखिल को देखा। असिस्टेंट इवान उसे उठाने जा रहा था। निखिल ने उसे मना कर दिया और खुद ही फाइल उठने लगा। निहारिका ने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया, निखिल नीचे झुका और उसके होठों पर एक प्यारा सा किस कर दिया। फिर वह फाइल उठाकर ऊपर बैठ गया। निहारिका अभी भी भूत की तरह वहीं बैठी थी, आंखें फाड़े निखिल को देख रही थी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर निखिल हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन जल्दी ही उसने वह मुस्कान छुपा ली और फाइल चेक करके इवान को दे दी। असिस्टेंट इवान वहां से उन लोगों को लेकर चला गया। निखिल ने अपनी कुर्सी थोड़ी दूर की और निहारिका को देखा। उसने अपने हाथ फोल्ड किए और बहुत ही प्यार से देखने लगा। निखिल ने उससे कहा, तुम यहाँ कैसे? निहारिका डेस्क के नीचे से बाहर निकली और उसने निखिल से कहा, मैं फाइल चेक करने आई थी। लेकिन उसका पूरा चेहरा लाल था। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा था तुम मेरे डेस्क के नीचे क्या कर रही थी? निहारिका ने निखिल की आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहती थी कोई मुझे तुम्हारे ऑफिस में देख ले। निखिल ने पूछा, और ऐसा क्यों है? निहारिका ने निखिल से कहा, मैं नहीं चाहती तुम्हारे और मेरे बारे में कोई भी ऑफिस में अफवाह उड़ाए। 127 ऑफिस रोमांस में कबाब में हड्डी बन असिस्टेंट इवान। अब आगे। निखिल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। निहारिका ने गिरने के डर से निखिल की गर्दन में अपनी दोनों बाहें डाल दी। निखिल ने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ी और दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी पककर उसका चेहरा ऊपर किया और निहारिका से कहा, जान, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे ऑफिस में कोई भी बात कर सके। निहारिका ने भी उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ कसते हुए निखिल से कहा, और अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो? निखिल ने उसका चेहरा छोड़ और दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो उसका इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। निहारिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने कहा, तुमने मुझे ये फाइल क्यों दी? क्योंकि यह फाइल वह थी जिसमें मिस्टर मल्होत्रा और रिया मल्होत्रा काम कर रहे थे।
निहारिका समझ नहीं पा रही थी निखिल ने ये फाइल उसे क्यों दी है। निखिल ने एक सीरियस फेस बनाते हुए निहारिका से कहा, मैं चाहता हूं तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करो। निहारिका शॉक्ड हो गई और उसने कहा, लेकिन क्यों? निखिल ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर लोगी और अब मैं इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहत। निहारिका कुछ बोलते ही वाली थी तभी निखिल नीचे झुका और उसने अपने होठों से उसके होठों को ब्लॉक कर दिया। निहारिका की वही बोलती बंद हो गई। निखिल ने पहले ही रिमोटे से ऑफिस का गेट बंद कर दिया था। वह बहुत ही पैशनेटली निहारिका को किस कर रहा था। निहारिका भी उसका साथ दे रही थी। निखिल ने एक हाथ से अपनी डेस्क पर रखा हुआ सामान सारा का सारा नीचे गिरा दिया। निहारिका ने जब आवाज सुनी तो वह देखना चाहती थी लेकिन निखिल ने निहारिका को कोई भी हरकत नहीं करने दी। उसने उसकी कमर पकड़ी और उसे गोद में उठाकर डेस्क पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर जाकर बड़ी शिद्दत से उसे किस करने लगा। उसके हाथ निहारिका की कमर पर इधर उधर घूम रहे थे और उसने एक हाथ से निहारिका के ऊपर के 2 बटन खोल दिए थे जिससे उसकी कॉलर बंद साफ नजर आ रही थी। निखिल ने जब ये देखा तो वह और पागल हो गया और उसने निहारिका के होठों को छोड़ दिया और उसके कॉलर बोन पर अपने होंठ रख दिए। निहारिका निखिल के ऐसा करने से मचल गई और आहें भरने लगी। उसकी पकड़ निखिल के कोट पर कस गई थी और उसकी कमर ऊपर उठ गई थी। निखिल ने अपने हाथों से निहारिका की कमर को पकड़ लिया और उसे और भी करीब खींच लिया। निहारिका की सांसें तेज हो गईं। वह निखिल की किस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी पूरी बॉडी में कर्द दौड़ रहा था। निखिल के हर एक टच से वह मदहोश हो रही थी और उसके मुंह से आहें निकल रही थी। आह हमम आहें हा। निखिल उसके कॉलरबोन पर किस करते हुए धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा था। निहारिका की स्किन काफी सॉफ्ट थी जिस वजह से निखिल बहुत ही प्यार से उसे चूम रहा था। निखिल इससे आगे बढ़ता उससे पहले ही केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। निखिल वहीं रुक गया। उसने अपनी नजर उठाकर निहारिका को देखा जो गहरी गहरी सांस ले रही थी, जिसका पूरा चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया था और उसकी बॉडी भी हल्की हल्की लाल हो गई थी। निखिल को उस इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा था जिसने इतने प्यारे मूवमेंट को खराब कर दिया था। उसने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फिर निहारिका की तरफ देखने लगा। उसने अपना चेहरा निहारिका की गर्दन में छुपा लिया। निहारिका निखिल की सांसें को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। निहारिका ने अपने हाथ उठाकर निखिल के बालों को सहलाने शुरू कर दिया, उसे शांत करने की कोशिश में। निखिल की बढ़ती धड़कनों को वह बहुत ही आसानी से सुन सकती थी और वह जानती थी कि निखिल अपने आप को कितना कंट्रोल कर रहा है। थोड़ी देर बाद निखिल ने अपना चेहरा निहारिका की गर्दन से उठाया और उसकी आंखों में देखा। निहारिका की आंखें भी निखिल की आंखों में देख रही थीं और वह दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे। निखिल ने धीरे से निहारिका के कान के पास अपने होठ रखकर कहा, जान अभी तो तुम मुझे बच गई लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर उसने उसके कान में काटा और उसके ऊपर से उठ गया। निहारिका उसके बाद सुनकर ब्लश करने लगी। उसने निहारिका की कमर पकड़ी और उसे डेस्क पर बिठा दिया। निहारिका के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे जिस वजह से वह और भी आकर्षक लग रही थी। निखिल ने अपने आप को ठीक किया। निहारिका ने जब अपनी हालत देखी तो वह और ज्यादा ब्लश करने लगी। उसने जल्दी से अपने बटन बंद किए। निखिल उसको देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में निहारिका के लिए ढेर सारा प्यार था। तभी दरवाजे पर फिर से नॉक हुई। निखिल ने निहारिका को अपनी गोद में उठा लिया। निहारिका ने उसे नहीं देखा था, उसकी नजरें नीचे थी, लेकिन उसने निखिल को कस के पकड़ लिया था। निखिल उसे लेकर केबिन के प्राइवेट बेडरूम में चला गया जो सिर्फ निखिल और असिस्टेंट इवान को मालूम था। निखिल ने निहारिका को अंदर छोड़ दिया और उसे कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आता हूँ। ये बोलकर उसने एक लाइट किस उसके माथे पर की और वहां से चला गया। निहारिका जल्दी से बाथरूम में भाग गई। 128 रामचंद्र जी का बर्थडे। अब आगे। निखिल ने बाहर आकर दरवाजे का डोर रिमोट से खोल दिया था। तभी असिस्टेंट इवान अंदर आया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉस उसे गुस्से से देख रहा है। उसके माथे से पसीना बहाने लगा। निखिल ने अपनी सख्त आवाज में कहा, क्या काम था? इवान ने घबराते हुए कहा, सॉरी सर इस फाइल में आपके सिग्नेचर चाहिए थे। निखिल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अभी भी उसे घूर रहा था। उसने वह फाइल इवान से ले ली और उसमें सिग्नेचर करके इवान को दे दी। असिस्टेंट इवान फाइल लेकर वहां से ऐसे भाग जैसे कि उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। वह नहीं चाहता था कि उसका बॉस उसके ऊपर गुस्सा करे या उसे पनिशमेंट के लिए अफ्रीका में भेज दे, क्योंकि जब भी उसका बॉस गुस्सा होता था वो उसे कहीं ना कहीं भेज देता था, जिस वजह से जब तक उसका वह काम कंप्लीट नहीं होता तब तक वह वहां से नहीं आ सकता था। निहारिका फ्रेश होकर उस सेक्रेट रूम से बाहर आ गई थी। उसने निखिल से कहा, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। निहारिका ने कहा, मैं चाहती हूँ कि किसी को भी मालूम ना हो कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे शर्त मंजूर है।
इसके बाद दोनों ने प्रोजेक्ट पर कुछ डिस्कस किया, फिर निहारिका वहां से चली गई। दूसरी तरफ एक आदमी लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसका पूरा फोकस काम पर था। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने फोन उठा लिया। सामने वाले ने कहा, हेलो बॉस, हमारे जिस क्लाइंट के साथ डील होने वाली थी, वह क्लाइंट आपसे मिलना चाहते हैं। ये बोलते हुए वह इंसान काफी घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपनी आवाज में आने नहीं दी। वह सामने वाले की बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, लेकिन सामने से कोई भी आवाज नहीं आई। तभी फिर से उस इंसान ने घबराते हुए कहा, बॉस। उसने इतना ही कहा था, तभी सामने वाले ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उसकी आवाज में कठोरता थी। उसने कॉल कट कर दिया। फोन के दूसरी तरफ फोन कट होने के बाद उस आदमी ने अपना माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, मेरे बॉस इतनी डरावना क्यों है? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं अपनी बॉस का असिस्टेंट बना था। वह जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लग गया। वह जानता था कि उसका बॉस कभी भी इंडिया आ सकते हैं और बॉस को हर चीज तैयार मिलनी चाहिए। इधर शाम का वक्त निहारिका रामचंद्र जी के बर्थडे में जाने के लिए तैयार हो गई थी। पावर हाउस में कुछ ज्यादा ही चेहल पहेल थी। आखिरकार रामचंद्र जी का बर्थडे जो था, गौरव ने अपनी सभी दोस्तों को बुलाया था, यहाँ तक कि मोनिका और माया भी वहां आई थी। माया इसलिए आई थी क्योंकि उसने मोनिका की आगे पीछे घूमकर उसे मान लिया था। मोनिका को भी माया को अपने साथ लाना पड़ा। काव्या नीरज चौधरी की बहन थी, तो उसे तो आना ही था। वह यह मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। वह गौरव के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी और इससे अच्छा मौका तो उसे मिल ही नहीं सकता था। वह रामचंद्र जी दादाजी के सामने अपना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहती थी, ताकि रामचंद्र जी उसे पसंद कर ले। वह सोच रही थी कि अगर रामचंद्र जी उसे पसंद कर लेंगे तो गौरव को भी उसे पसंद करने में समय नहीं लगेगा। रामचंद्र जी दादाजी के रूम में सुमित्रा ने रामचंद्र जी से कहा, पापा सारे मेहमान आ गए हैं, आप नीचे चलिए। राम ने भी सुमित्रा जी का साथ देते हुए कहा, हाँ पापा, आप कब से तैयार हो रहे हो? ये बोलकर वह चुप हो गए और रामचंद्र जी को देखने लगे। रामचंद्र जी बार बार कोई ना कोई सूट निकालकर ट्राई कर रहे थे, पहन रहे थे। सुमित्रा जी ने कहा, पापा आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये कोट पेंट आप पर बहुत खिल रहा है। रामचंद्र जी ने खुद को एक बार आईने में देखा और सुमित्रा जी से कहा, तुम सच कह रही हो ना सुमित्रा बहू, मैं सच में अच्छा लग रहा हूँ? सुमित्रा जी ने बस अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो कि हाँ बिल्कुल। तभी राम जी रामचंद्र जी को छेड़ते हुए बोले, ओह हाँ, क्या बात है पापा, आप तो आज कुछ ज्यादा ही सच सवार रहे हो। कोई खास बात है या कोई आने वाला है? रामचंद्र जी कुछ कहते, तभी गौरव अंदर आ गया और उसने कहा, मोम, डैड, दादाजी, आप सब नीचे चलिए, मेहमान आ गए हैं। फिर वह दादाजी की तरफ गया और कहने लगा, दादाजी आप कमल के दिखा रहे हो। आपके फ्रेंड्स भी नीचे आ गए हैं, चलिए नीचे। रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए नीचे जाने के लिए तैयार हो गए। वह जानते थे कि आज का दिन बहुत खास है और उन्हें अपने मेहमानों का स्वागत करना है। पावर हाउस में नौकर इधर से उधर मेहमानों को सर्वे कर रहे थे। काव्या चौधरी ने एक फुल लेंथ ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसके पैर के हिस्से के पास एक बड़ा सा कट था। उसकी बैग भी काफी डीप थी। उसने बालों का एक जुड़ा बांध रखा था, जिसकी वजह से उसकी दो लंटें उसके चेहरे पर आ रही थी। वह काफी खूबसूरत लग रही थी और साथ में उसका घमंड भी देख कर आ रहा था। जब उसने उन चारों को सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। जब 129 निहारिका की एंट्री। अब आगे। तभी अंशुल, नीरज, तन्मय तीनों ने आगे बढ़कर रामचंद्र जी को हैप्पी बर्थडे विश किया और रामचंद्र जी को गिफ्ट दिया। रामचंद्र जी ने भी खुशी खुशी उनका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। अंशुल ने दादाजी से कहा, तुसी छा गए हो दादाजी। नीरज ने भी अंशुल का साथ देते हुए कहा, हाँ दादाजी, आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, एकदम जवान। तन्मय भी दादाजी को छेड़ते हुए कहा, अरे भाई, आज दादाजी का बर्थडे है तो वह तो हैंडसम लगेंगे ही। क्यों दादाजी? रामचंद्र जी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है नीरज कि मैं जवान लग रहा हूँ? मैं जवान ही हूँ और आज तो मेरा बर्थडे है, तो हैंडसम तो बनता ही है। वो खुद पर इतराते हुए कहते हैं। राम जी ने सुमित्रा जी के कान में कहा, तुम देख रही हो सुमित्रा, पापा जी आज कितने खुश लग रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा, हाँ राम जी, मम्मी के जाने के बाद पापा जी के चेहरे पर यह खुशी कहीं गायब सी हो गई थी, और आज देखो उनका चेहरा कैसा खिला खिला लग रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ हमारे घर में खुशियां बरकरार रहे और पापा जी हमेशा खुश रहे। ये बोलकर उन्होंने अपनी आंखों की नमी साफ की। राम जी ने उन्हें गले लगा कर कहा, सुमित्रा ये क्या है? सुमित्रा जी मुस्कुराकर बोली, यह खुशी के आंसू है। ये बोलकर वह चुप हो गई। फिर दोनों रामचंद्र जी को देखने लगे, जो अंशुल, तन्मय, नीरज और गौरव के साथ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रामचंद्र जी अपने दोस्तों के पास पहुंचे, जहां कुलदीप राणा और सुजीत बैनर्जी पहले से ही मौजूद थे। ये तीनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते थे।
कुलदीप ने रामचंद्र जी को देखकर कहा, मेरा यार तो आज छा रहा है, एकदम डैशिंग। कहीं किसी पर बिजली गिरने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? ये कहकर कुलदीप ने रामचंद्र जी को एक आंख मार दी। सुजीत ने हंसते हुए कहा, क्या यार कुलदीप, तुम भी किसी बात करते हो? आज रामचंद्र का बर्थडे है तो उसका तैयार होना तो बनता है। क्यों, मैंने सही कहा ना चंद्र? दोनों दोस्त रामचंद्र जी को चंद्र कहकर पुकारते थे। रामचंद्र जी के दोस्त कुलदीप और सुजीत अपनी उम्र में भी उन्हें छेड़ने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। वो दोनों मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी राम और सुमित्रा जी वहां आ गए। राम और सुमित्रा जी ने रामचंद्र जी से कहा, पापा जी टाइम हो रहा है, चलिए, सारे मेहमान आपका वेट कर रहे हैं। रामचंद्र जी को पता था कि अब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है, लेकिन वह जाना नहीं चाहते थे। लेकिन राम जी उन्हें वहां से लेकर चले गए। जैसे ही वे पहुंचे, एक बड़ा सा केक रामचंद्र जी के सामने रखा गया। काव्या उनके पास आए और कहा, हैप्पी बर्थडे दादाजी। फिर उसने दादाजी को एक पेंटिंग गिफ्ट की। जब रामचंद्र जी ने पेंटिंग खोलकर देखी तो वो बहुत खुश हो गए। ये वही पेंटिंग थी जो वह चाहते थे, लेकिन इसे खरीदने में असमर्थ थे क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कलेक्शन बचा था, जिस वजह से दादाजी को ही पेंटिंग नहीं मिल पाई थी। लेकिन काव्या के पापा ने इसे खरीद लिया था, जो आखिरी पेंटिंग थी। रामचंद्र जी ने काव्या को खुश होते हुए कहा, थैंक यू बेटा, ये बहुत ही अच्छी है। काव्या भी खुश हो गई, वह यही चाहती थी कि दादाजी उसे इम्प्रेस हो जाए। वह दादाजी की खुशी को देखकर और भी खुश हो गई। गौरव ने रामचंद्र जी से, दादाजी अब तक केक काट दीजिए, कब से हम वेट कर रहे हैं। अंशुल ने कहा, हाँ दादाजी, मुझे केक को देखकर अभी से खाने का मन कर रहा है, पर अफसोस जब तक आप केक कटेंगे नहीं, मैं खा नहीं सकता। ये सुनकर वहां पर सब हंसने लगे। दादाजी की नजरें दरवाजे की तरफ थी। जब सुमित्रा जी ने ये देखा तो उन्होंने पूछ लिया, पापा आप किसका इंतजार कर रहे हो? सब तो आ गए हैं। रामचंद्र जी बोले, सुमित्रा बेटा, बस थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, कोई आने वाला है, जैसे ही वह आ जाएगा मैं केक काटूंगा। ये कहकर फिर वह दरवाजे की तरफ देखने लगे, निहारिका के आने का इंतजार करते हुए। जब सब ने दादाजी की बात सुनी तो वह एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, जैसे कि जानना चाह रहे हो कि अभी दादाजी किसका इंतजार कर रहे हैं। सब इसी सोच में थे कि आखिर कौन आने वाला है। तभी निहारिका की एंट्री हुई। दादाजी ने जब उसे देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, वह आ गई। दादाजी की आंखों में खुशी और प्यार दिखाई दे रहा था। रामचंद्र जी की बात सुनकर सब ने दरवाजे की तरफ देखा और निहारिका को देखकर हैरानी दिखाई दी। कुछ लोग शॉक में थे, जबकि कुछ लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये लड़की कौन है और रामचंद्र जी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। निहारिका ने आज फुल लेंथ स्काई ब्लू गाउन पहना हुआ था, जिसकी आस्तीन भी फुल थी। उसने वन साइड हेयर स्टाइल किया हुआ था, जिस वजह से उसके खुले बाल दूसरे साइड में लहरा रहे थे। उसके होठों पर बहुत प्यारी स्माइल थी और उसके हाथों में एक बड़ा सा गिफ्ट था, जो वह रामचंद्र जी के लिए लेकर आई थी। गौरव निहारिका को देखकर स्तब्ध हो गया था, जैसे कि वह वहीं जम गया हो। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि निहारिका उसके घर में है। दूसरी ओर काव्या का हाल बुरा था। वह जलन, गुस्से और नफरत से निहारिका को देख रही थी। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। उसने खुद से कहा, इसे किसने इनवाइट किया है? क्या ये बिना इनविटेशन के यहाँ आए हैं? कहीं यह गौरव का पीछा करते करते यहाँ तक तो नहीं आ गई है? क्या ये दादाजी को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ आई है? काव्या के दिमाग में अनगिनत सवाल चल रहे थे और वह निहारिका को शक की नजर से देख रही थी। वह सोच रही थी कि अगर निहारिका ने कुछ भी गलत किया तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। काव्या की आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। 130 निहारिका मिली पवार फैमिली से। अब आगे। माया ने मोनिका के कान में कहा, आई कांट बिलीव कि ये यहाँ पर भी आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी यह इतनी चिपको टाइप की लड़की होगी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये गौरव का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती है? क्या यह अभी तक गौरव को भूली नहीं है? पर कुछ दिनों से तो ये गौरव को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे कि वह उसे जानती ही ना हो। मोनिका, तुम्हें पता है ना कि यह लड़की कितनी चालाक है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे तन्मय को इम्प्रेस करने के लिए ये यहाँ पर आई है? पहले ये गौरव को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है और अब वह तन्मय को भी अपना निशाना बना रही है। माया ने चालाक लोमड़ी की तरह मोनिका के कान में ये सब कहा है। जब मोनिका ने ये सब सुना तो उसने अपने हाथों की मुट्ठी गुस्से से बंद कर ली, पर उसने माया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। नीरज, जो अपनी बहन को कब से देख रहा था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, वह काव्या के पास गया और उससे कहने लगा, यहाँ पर मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर तुमने यहाँ पर कोई भी तमाशा किया तो मैं घर जाकर तुम्हारी शिकायत देर से कर दूंगा। ये बात नीरज ने काव्या से गुस्से से मगर थोड़े कड़क लहजे में कही। काव्या कुछ बोलने ही वाली थी, नीरज ने फिर से कहा, अब एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम? काव्या को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह नीरज से कुछ कहना भी चाहती थी लेकिन वह चुप रही।
वह नहीं चाहती थी कि वह अपने गुस्से की वजह से रामचंद्र जी या उनकी फैमिली के सामने अपना इंप्रेशन खराब कर दे। अभी भी उसे अपने इंप्रेशन की ही पड़ी थी। जब निहारिका ने देखा रामचंद्र जी केक के पास खड़े हैं, वह डायरेक्ट रामचंद्र जी की तरफ चलने लगी। अभी भी सब निहारिका को देख रहे थे। सुमित्रा जी और राम जी भी जानना चाहते थे कि यह लड़की कौन है। निहारिका रामचंद्र जी के पास पहुंची और रामचंद्र जी को देखकर कहने लगी, हैप्पी बर्थडे नाना जी। ये सुनकर अंशुल के मुंह से निकल गया, नाना जी, क्या मेरे कान बज रहे हैं? निहारिका ने अभी अभी दादाजी को नाना जी कहा था और यह कहते हुए वह अपने कान को हिलने लगा। अंशुल की बात सब ने सुन ली थी, तभी सबको रामचंद्र जी की आवाज सुनाई दी जो निहारिका से कह रहे थे, तुम मेरे बर्थडे के दिन भी लेट आए हो। ये कहकर उन्होंने नाराजगी से निहारिका को दिखाया। निहारिका ने अपना एक कान पकड़ और रामचंद्र जी से कहने लगी, सॉरी नाना जी, मैं थोड़ी लेट हो गई। वह इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। रामचंद्र जी उसको इतनी प्यार से मनाने से मान गए और उन्होंने कहा, ठीक है, अब इतने प्यार से कोई मुझे बनाएगा तो मैं तो मानूंगा ही। ये सुनकर निहारिका के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। लीजिए नाना जी, आपका गिफ्ट। ये कहकर निहारिका ने रामचंद्र जी को गिफ्ट थमा दिया। सुमित्रा जी, जो कब से ही रामचंद्र जी और निहारिका की बातें सुन रही थी, वह आगे आए और रामचंद्र जी से कहने लगी, पापा, ये प्यारी लड़की कौन है? उन्हें निहारिका का स्वभाव बहुत पसंद आया था और वह थोड़ी थोड़ी उन्हें अपनी सासू माँ जैसी भी लग रही थी। तब जाकर रामचंद्र जी को ख्याल आया कि उनके अलावा यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। रामचंद्र जी ने सुमित्रा जी को बताया, सुमित्रा बेटा, ये निहारिका है। मैंने तुम्हें निहारिका के बारे में बताया था। सुमित्रा जी ने याद किया और फिर कहा, हाँ पापा जी, मुझे याद आ गया। रामचंद्र जी ने आगे कहा, निहारिका बेटा, ये सुमित्रा है, मेरी बहू। निहारिका ने उन्हें नमस्ते कहा और सुमित्रा जी ने भी अपना हाथ हिलाकर अभिवादन किया और कहा, तुम बहुत प्यारी हो बेटा। रामचंद्र जी बोले, आओ, मैं तुम्हें अपनी पूरी फैमिली से मिलवाता हूँ। हालांकि निहारिका पहले से ही सबको जानती थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रामचंद्र जी ने आगे कहा, यह मेरा बेटा राम है। निहारिका ने उन्हें भी नमस्ते कहा, फिर वह गौरव के पास गए, जहां पर अंशुल, नीरज, तन्मय, ये तीनों भी गौरव के पास खड़े थे। रामचंद्र जी ने निहारिका से कहा, निहारिका बेटा, ये गौरव है, मेरा पोता। रामचंद्र जी इसे आगे और कुछ कहते, तभी अंशुल बोल पड़ा, दादाजी, हम निहारिका को जानते हैं। रामचंद्र जी ने एक नजर निहारिका को देखा, फिर अंशुल से पूछा, बेटा, तुम निहारिका को जानते हो? तुम पहले कहीं मिले हो? अंशुल के बदले तन्मय ने जवाब दिया, दादाजी, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। रामचंद्र जी खुश हो गए और उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सब एक ही कॉलेज में पढ़ते हो। तो फिर तुम सब दोस्त होंगे। ये सुनकर कुछ देर के लिए वहां शांति छा गई। तभी काव्या रामचंद्र जी के पास आकर बोली, नहीं दादाजी, हम दोस्त नहीं हैं। हम सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं। उसने यह बात अपने दांतों को कसते हुए कही थी, क्योंकि वह अपना गुस्सा दबा रही थी। वह सोच भी नहीं सकती थी निहारिका दादाजी के इतने क्लोज भी हो सकती है और वह देख सकती थी कि दादाजी निहारिका को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। रामचंद्र जी जान गए थे कि काव्या निहारिका को पसंद नहीं करती। उनकी परखी नजरों ने ये सब पकड़ लिया था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने निहारिका से कहा, आप जब तुम सबको जानती हो तो चलो केक कटिंग करते हैं, टाइम हो गया है, मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि रामचंद्र जी वहां की खामोशी देख सकते थे, इसलिए उन्होंने सबका ध्यान अपने बर्थडे केक पर लगाते हुए कहा, जाने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न क्यूट दी गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।